Yeah, I hope my screen is also visible. Canvas, hand raise है, कोई doubts, कोई question है? गुड इवनिंग सर, शनावाज दिस साइड। Mhm. सर सर यूटीपी और RJ45 सर सेम केबल होता है? So UTP is basically a cable, एक cable का एक type है, and RJ45 is basically your connector. जैसे आपके पास एक USB केबल होती है, तो वो जो केबल है आप उसे कंपेयर कर सकते हो एक यूटीपी केबल के साथ में, ठीक है। बट जिस पोर्ट के थ्रू आप अपने यूएसबी केबल को कनेक्ट करते हो फ्रॉम योर लैपटॉप टू योर पीसी, वो जो पोर्ट होता है ना यूएसबी का, जिसको कनेक्ट करते हो सॉकेट के अंदर, उस पोर्ट को आप यूएसबी पोर्ट बोलते हो। इन द सेम वे, इन केस ऑफ नेटवर्किंग, जो आपकी यूटीपी नेटवर्किंग केबल होती है, अपने दूसरे एंड पे जाके जिस पोर्ट के थ्रू आपके सिस्टम से कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं RJ45 पोर्ट या RJ45 कनेक्टर। तो जो केबल में लगता है वो कनेक्टर होता है, और आपके सिस्टम के ऊपर RJ45 का पोर्ट होता है जिसके अंदर जाके वो ऐड हो जाता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। विल सी समथिंग इन प्रैक्टिकल आल्सो फर्दर। अच्छा, नेटवर्किंग डिवाइसेस का अगर बेसिक बेसिक आपको सारी चीज़ें लगभग क्लियर है, फंक्शनलिटी वाइज तो अभी हम राउटर स्विचेस पे और भी हम जब काम करेंगे, एक्सेस पॉइंट पे काम करेंगे, तो हमें और आइडिया होगा इसके बारे में। अच्छा, आज मैं आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन करना चाहता था विद मॉडल्स। हमारी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने से आपका डेटा ट्रांसमिशन शुरू शुरू हो जाता है फ्रॉम योर वन सोर्स टू अनदर, ठीक है। तो जो ये डेटा ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो ये सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, इसमें आपके कौन कौन से पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, इन सारी चीज़ों का मेनली मुझे आज डिस्कशन करना था, ठीक है। तो सर, यस यस यस। ये सर जो पेन का है, ये साइज जो ये आप यूज कर रहे हो, ये थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, पता नहीं लगता सर कहाँ पे जा रहा है, क्या कई बार हो अच्छा, सकता है। ओके, सॉरी। तो इशू सर ठीक है। सर अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ अभिषेक, सर आज कौन सी क्लास है? जस्ट मैंने भी ज्वाइन किया था तो। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया विद इन 2 और 3 मिनट्स बिफोर, ठीक है, अभी ओके। मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, यू कैन से, ठीक है। सर कैन यू ओके, ऐड तो मी ऑन मेरे, व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ एक बार मुझे ना लास्ट में एक बार मैसेज करना, मैं भी ना आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। ओके सर मुझे सर। लास्ट वैसे में एक बार याद से जैसे मैसेज आज कर देना। अभिषेक बोल रहा हूँ, जैसे आज की क्लास थी तो एक बार जो अपना ग्रुप बना हुआ है एक बार उसमें शेयर कर दिया करो ये। एक्चुअली क्या? मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ ये लिंक ना डायरेक्ट पूरा। नहीं नहीं, लिंक का क्या है ना, देखो, समटाइम्स लिंक जैसे चेंज भी हो जाता है, और लिंक थोड़ा सा ना ऐसे यू कैन से ऑथेंटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना इसको सिक्योर रखा जाता है, तो आइडियली आपको पोर्टल से ही ज्वाइन करना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या करता है, डेली लॉगिन ना करना पड़े इसलिए लिंक स्टोर करके रख लेता है, बट उसे हम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं शेयर कर सकते, बिकॉज आपके लिंक से ही मोस्ट ऑफ केसेस में अटेंडेंस आपकी होती है, ठीक है। ओके। तो आप जब देखोगे वहाँ पे आपका कितना आपने कंप्लीट कर लिया, वो सब भी वहाँ पे मेंशन होता है ना। चलो सब इस पे फोकस कर लेते हैं। मान लो मेरी ए डिवाइस है, ये बी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए बीच में मल्टीपल टाइप्स के आपके कम्युनिकेशन मीडिया आएंगे। कम्युनिकेशन मीडिया में आपकी केबल्स आ सकती हैं, आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस आ सकती हैं, ठीक है। मल्टीपल इंटरफेस, मल्टीपल पोर्ट, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, वायर्ड वायरलेस, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो ए को बी से कम्युनिकेट कराने के लिए हम डेटा का ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, मतलब ए से बी में डेटा जाता कैसे है, ये चीज़ समझाने के लिए क्लियर कट शब्दों में दो मॉडल सामने आए थे। द फर्स्ट मॉडल इज नोन एज अ ओएसआई मॉडल, ठीक है, जिसमें आपके पास टोटल एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ए से बी में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, 7 लेयर यूज की गई है, ठीक है, इसको 7 लेयर मॉडल भी बोलते हैं। दूसरे हैंड पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल मॉडल है विच इज नोन एज अ टीसीपी ऑब्लिक आईपी मॉडल, ठीक है। अभी भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ लोग 4, कुछ लोग 5 लेयर मॉडल से मानते हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा अगर ये ओएसआई मॉडल है तो उसमें 7 लेयर कौन कौन सी होती है, कौन कौन से काम होते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल है तो उसमें 4 या 5 लेयर कौन सी होती है, इन पे क्या क्या काम होता है, ठीक है। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन, एक मिनट देना मुझे। अच्छा, जो भी डाउट्स हैं आज हम लास्ट में एकदम लेते हैं, ठीक है, एल्स क्या होता है फिर आपके डाउट्स में ही आपका काफ़ी टाइम निकल जाता है। ये कहाँ पे आ गया? वेरी गुड, ठीक है। एक सिंपल सी स्लाइड दिख रही होगी, वो सही मॉडल। तो वो सही मॉडल, वो सही स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 1984 के अराउंड एक ऑर्गेनाइजेशन थी आईएसओ नाम से, जिसने इसको मॉडल को डिफाइन किया। इस मॉडल से आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपके जो दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो उनमें ये जो कम्युनिकेशन ये हो कैसे रहा है।
कौन कौन से लेयर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस लेयर पे क्या क्या टास्क हो रहे हैं। जैसे आपने फैक्ट्री में भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे एक मल्टीपल उसके सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के हिस्से होते हैं जहाँ पे अलग अलग टास्क होते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। मान लो कि कोई कार बनाने वाली कंपनी है, तो सबसे पहला सेगमेंट होगा जहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा और एक कार का स्ट्रक्चर तैयार होगा। कार का स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाता है तो उसमें आपके जितने भी एड ऑन इक्विपमेंट्स होते हैं वो डाले जाते हैं। ठीक है। फिर आपके जो इंजन होते हैं, ठीक है, पाइपिंग होती है, वो सारी की सारी कनेक्टिविटी की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें एक्सटर्नल कवरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, लास्ट में जाके उसमें पेंट एंड देन शीशे वीशे लग के इट इज रेडी फॉर लाइक प्रोडक्शन। द सेम वे आपका जब डिवाइस किसी भी डेटा को अपनी इंटरफेस अपनी मशीन से आउट करता है, एट दैट मोमेंट आपकी जो डेटा है वो मल्टीपल लेयर से होकर गुजर रहा होता है, और अलग अलग लेयर आपकी अलग अलग काम कर रही होती है। वो सही मॉडल को आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको दो या तीन चीजें दिमाग के अंदर रखनी है। वो सही मॉडल इज नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल। ठीक है। वो सही मॉडल इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है। बट इट इज वेल एक्सप्लेन। ठीक है। वो सही मॉडल को कभी आप लाइव सिनेरियोज में नहीं देखोगे। ठीक है। बट इसे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आज के टाइम पे अगर किसी भी नए पर्सन को हमें अगर मैं नेटवर्किंग सिखानी हो तो हमें ये मॉडल समझना ही पड़ता है। ठीक है। ओके। इस ओएसआई मॉडल में आपके पास 7 लेयर हैं, जिसमें ऊपर से अगर मैं गिनूं तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये अलग अलग लेयर आपके कॉमन कीवर्ड्स लाइक मल्टीपल हैं आपके याद करने के तरीके। ऑल पीपल सीम्स टू बी नियर डोमिनोज। ऐसा ये एक छोटा सा तरीका है जिससे आप ये सारी के सारी लेयर्स के ऑर्डर याद कर सकते हो। ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन लेयर, पी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, एस स्टैंड्स फॉर सेशन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, एम स्टैंड्स फॉर नेटवर्क, डी फॉर डेटा लिंक एंड पी फॉर फिजिकल लेयर। ठीक है। तो ये जो 7 लेयर है, इनमें से ऊपर की जो 3 लेयर है, आइडियली व्हेन यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर तो आपको नीचे की 3 लेयर पे ही ज्यादातर केस में काम करना होता है, और यहीं पे आपको जितनी भी आपकी ट्रबल शूटिंग होती है वो परफॉर्म करनी होती है। ठीक है। उससे ऊपर की जितनी भी लेयर्स होती हैं, ठीक है, दोज आर आउट ऑफ स्कोप फॉर अस। ठीक है। हमारे लिए वो क्या होते हैं, आउट ऑफ स्कोप होते हैं। अब होता क्या है, ऊपर की जो 3 लेयर है इनको आप सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हो। इट मीन्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इन लेयर्स पे काम करता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, अपने लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो भी रूल सेट करने हैं, जो भी चीज़ें करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें वो इसमें ऐड ऑन करता है। ठीक है। नीचे की जो 3 लेयर होती है इनको हार्डवेयर लेयर्स होते हैं, मतलब इनका जो मेन इन्वॉल्वमेंट होता है वो हार्डवेयर लेवल पे होता है। एंड बीच वाली जो लेयर है इसको हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भी डिस्कस करेंगे आगे। मतलब ऊपर की लेयर जो है, मतलब ऊपर की अगर मैं 3 लेयर की बात करूं तो इनमें जो कुछ भी हो रहा है समथिंग आउट ऑफ योर स्कोप, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि हम स्टडिंग दिस टॉपिक, तो आई गिव यू स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स, ताकि आपका एक बेस क्लियर रहे अबाउट द अपर लेयर्स ऑल्सो। ठीक है। प्रैक्टिकली वी आर नॉट हियर। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर को समझोगे अच्छे से तब आपको ये समझ में आएगा कि एक्जैक्टली जो ये लॉजिकल फ्लो हो रहा है, लॉजिकल डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कैसे हो पा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो अपने आप सिस्टम के ऊपर बैठे हो और आपने वेब ब्राउजर में एक व्हाट यू से एक facebook.com नाम का एक वेब पेज आपको ओपन करना है। ठीक है। अब facebook.com ओपन करने के लिए आपने क्या किया, आपने अपने सिंपल ब्राउजर में गए एंड वहाँ पे सिंपल वहाँ पे टाइप कर दिया कि भाई ठीक है www.facebook.com एंटर। जिस मोमेंट पे आपने ये एंटर प्रेस किया तो आपके ब्राउजर को पता चल गया कि अब मुझे facebook.com को एक रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है। तो ये facebook.com को जो रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, इसको आपने किस लेवल पे जनरेट किया, इसको आपने जनरेट किया एट एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर इज समथिंग दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। जो भी कुछ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, दैट इज ऑल योर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। अभी आप कभी कभी दूसरे लोगों का एनीडेस्क एक्सेस करते हो ना रिमोटली, दैट इज ऑल्सो योर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या है, यू आर एक्सेसिंग लेयर 7 इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर डिवाइस, फ्रॉम द अदर मशीन। ठीक है। सो जब भी आप क्या करते हो, इस तरीके की एक्टिविटी करते हो या कोई भी वेब ब्राउजर में एक्टिविटी करते हो या फिर कोई दूसरी वेबसाइट्स को एक्सेस करने का ट्राई करते हो, एट दैट मोमेंट आप बेसिकली क्या करते हो, एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे होते हो। एप्लीकेशन लेयर पे जितना भी डेटा होता है दैट इज ऑल यू कैन से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है, मतलब इंसानों की समझने वाली भाषा में होता है। जैसे हेलो, हाय, फेसबुक, लॉग इन, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है उसमें होते हैं। ठीक है। अब जितना भी चीज़ें आपको, जैसे सपोज आपको मेल बॉक्स अपना दिखता है, ठीक है, एफटीपी सर्वर हो गया, एनीडेस्क हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन लेयर पे आती हैं।
अच्छा, एप्लीकेशन लेयर से जब भी डेटा जाता है तो नीचे साइड, बिकॉज यू आर, आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करो तो आप यहाँ पे होगी, तो यहाँ से आप कहाँ की डायरेक्शन में जा रहे हो, नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसका काम होता है प्रेजेंटेशन, मतलब डेटा को रिप्रेजेंटेशन के लिए रेडी करना। इट्स काइंड ऑफ योर मेकअप आर्टिस्ट। तो एप्लीकेशन लेयर पे जो डेटा है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है, मतलब इंसानों के समझने की भाषा में वो डेटा लिखा गया है। अब उस डेटा के ऊपर दो तीन टास्क होने, सपोज जैसे आप डेटा को कभी कभी सिक्योर तरीके से इधर से उधर भेजने के लिए आप एक इनक्रिप्शन यूज करते हो, राइट। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आपने नॉर्मल टेक्स्ट को, मतलब सपोज आपने हेलो लिखा, ये हेलो क्या होगा, एक स्पेशल टेक्स्ट में बदल जाएगा। एच को हमने कुछ मान लो कि जेड लिख दिया, ई को हमने मान लो कि ए लिख दिया, एल को हमने मान लो कि बी लिख दिया, और बी लिख दिया, और ओ को मान लो हमने लिख दिया ई। तो आपने तो बोला भेजा हेलो, बट हमने उसको एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सांकेतिक भाषा में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस इज समथिंग नोन एज अ इंक्रिप्शन। आपका जो एक्चुअल कंटेंट था, अब वो नेटवर्क के ऊपर फ्लो नहीं होगा, डेटा के ऊपर फ्लो नहीं होगा, वो इस फॉर्म में फ्लो होगा। बट जब सामने साइड पे रिसीव होगा, सामने वाली साइड इसको वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी जो इसका ओरिजिनल था। ठीक है। तो आपने नॉर्मल टेक्स्ट था ये, इस नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो नाउ इट विल बिकम अ, इट इज बेसिकली नॉन नॉर्मल से साइफर में कन्वर्ट किया, इट इज मेन एज साइफर साइफर टेक्स्ट से कन्वर्ट किया, इट इज नॉट एज इंक्रिप्शन, जो कि आपका सेंडर साइड पर होता है। अगर मान लो मुझे अपने मशीन से सर्वर की साइड कोई डेटा भेजना है, मान लो मेरा यूजर ने पासवर्ड है, अब मैं ऐसे तो भेज नहीं सकता, मुझे इंक्रिप्शन करना पड़ेगा। तो इंक्रिप्शन में क्या होगा, आपके यूजर ने पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाते हैं आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे इंक्रिप्ट होने के बाद में नीचे की लेयर पे जाते हैं। इंक्रिप्शन के क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो एक्चुअल, जो आपकी मेल आईडी, वो एक्चुअल मेल आईडी आपकी नेटवर्क पे कभी नहीं जाती है। ठीक है। वो आगे जाता है। ठीक है। समझो ध्यान से। तो जब ये डेटा यहाँ से यहाँ निकला तो इंक्रिप्शन हो गया। अब जब यहाँ पे रिसीव हुआ उस टाइम पे हमने क्या किया, डिक्रिप्शन कर दिया। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, जो यूजर डेटा सेंड कर रहा है वहाँ पे इंक्रिप्शन हो रहा है, और जो पर्सन डेटा रिसीव कर रहा है वहाँ पे डिक्रिप्शन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इंक्रिप्शन यहाँ पे एक और चीज होती है विच इज नोन एज अ कंप्रेशन। डेटा को कंप्रेस अगर करना है भेजने से पहले, तो भी हम यहीं पे करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद आइडिया होगा कि अगर मान लो तुम्हें कोई बहुत बड़ी फाइल किसी दूसरी जगह पे भेजनी होती है, तो पहले लोग सजेस्ट करते थे, क्योंकि उनकी इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती थी, या 50 MB या 20 MB का इंटरनेट कनेक्शन होता था, तो लोग सजेस्ट करते थे कि डेटा अगर मान लो आपका 5 GB का है, तो आप 5 GB के डेटा को क्या करो, पहले कंप्रेस कर लो। कंप्रेस मतलब उस 5 GB के डेटा को 3 GB या 3.5 GB का बना लो। एंड 3.5 GB का डेटा बनाने के बाद में उसको फिर क्या करो, आगे की साइड भेज दो। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो डेटा इधर से उधर ट्रांसमिट होगा, वो तो ट्रांसमिट होगा केवल कितना, 3.5 GB। बट आपने इधर से उधर शेयर कितना कर लिया, टोटल 5 GB। तो कंप्रेस करने से आपने यहाँ पे 5 GB की जो फाइल थी उसको कन्वर्ट कर दिया 3.5 GB में। और जब डेटा यहाँ से यहाँ ट्रैवल हुआ, मतलब आपको डेटा कितना यूज अपलोड करना पड़ा, 3.5 GB, मतलब आपका डेटा ट्रैवल कितना हुआ, 3.5 GB हुआ। एंड यहाँ पे जब रिसीव उसको डीकम्प्रेस कर लिया, मतलब वापस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो अगेन इट विल बिकम 5.0 GB ऑफ डेटा। ठीक है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन यस। मेरा क्वेश्चन है कि 5 GB 3.5 GB कैसे बना, मुझे ये समझ में नहीं आया। ओके, देखो सिंपल सी चीज़ अगर मैं समझाऊं, अगर एक फोटो के एग्जांपल से, तो आपके पास जब एक फोटो आप जब भी क्लिक करते हो, तो ठीक। फोटो में एक डॉट IMG या डॉट JPG फाइल होती है। तो इस फाइल में बेसिकली होता क्या है, आपकी स्क्रीन पे ना मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं। जैसे मान लो कि आपकी स्क्रीन पे ऐसे वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, और ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे को जहाँ पे ऐसे क्रॉस करती है, उस एक पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं एक पिक्सल। ठीक है। तो जब आपका, सपोज आपने अपने मोबाइल से फोटो खींची, आपके मोबाइल का जो कैमरा है इट हैज 200 MP ऑफ, मतलब अच्छा कैमरा है। आपने जो फोटो क्लिक की वो फोटो का साइज हो गया 25 MB। बट जब यही डेटा अब इस फोटो 25 MB के डेटा, 25 MB की जो फाइल बनी है, फोटो की फाइल बनी है, इसमें है क्या, इसमें आपके फोटो में ऐसे जितने भी पिक्सल्स है, आपके फोटो में तो ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी, है ना, ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस बहुत सारे होंगे, बहुत सारे पिक्सल्स होंगे, है ना। तो हर पिक्सल में क्या कलर है, इसकी डिटेलिंग होती है बस इस फाइल के अंदर। जब आप JPG फाइल को ओपन करते हो इमेज ब्राउजर के थ्रू, तो आपका फाइल ओपन होती है और आपके स्क्रीन के ऊपर उस पिक्सल को अरेंज कर दिया जाता है। मतलब वो जब हमें, इंक्रिप्टेड हो जाती है वो, मतलब। नॉट एन्क्रिप्टेड, ये बेसिकली जैसे अगर मान लो कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ एक पिक्सल्स बना दिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मान लो किसी की शक्ल बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक पिक्सल को क्रीम कलर का कर दूंगा, इस वाले पिक्सल को ब्लैक कलर का कर दूंगा बाल दिखाने के लिए, है ना, और कुछ को नोज दिखाने के लिए हल्का डार्क हल्का लाइट, ऐसे करके मल्टीपल कलर कर देंगे हर एक पिक्सल में। हर एक पिक्सल में अलग अलग कलर कर दोगे, सो इट विल ऑल सारे के सारे जो मिलके बना के आपकी फोटो बना देंगे। ठीक है। आपकी जो फाइल होगी इमेज की,
उस इमेज की फाइल के अंदर हर एक पिक्सल का कलर कोडिंग होगी। पहले वाले पिक्सल का कलर क्या है, दूसरे वाले पिक्सल कलर क्या है, ऐसे करके जितने भी पिक्सल होंगे। वैसे बोलते नहीं, आपने एक 5 MB के कैमरा से फोटो खींची तो उसका साइज 2 या 3 MB है। एक 100 मेगापिक्सल या 200 मेगापिक्सल फोटो खींचोगे तो उसका साइज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पिक्सल उसमें बढ़ गए। हाँ। फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब कंप्रेशन के टाइम पे करते क्या हो, आपने मान लो कि 4 थे आपके पास बॉक्स, 4 पिक्सल थे, ठीक है। आपको कंप्रेस करना है। अब इन चारों पिक्सल में ऑरेंज कलर ही था, इसमें भी ऑरेंज था, इसमें भी ऑरेंज था, इसमें भी ऑरेंज था, इसमें भी ऑरेंज था। तो अब आइडियली देखा जाएगा तो इस 25 MB में इन चारों का अलग अलग कलर कोडिंग दिखा रहा होगा वो। कंप्रेशन के टाइम पे हम इन चारों को एक मान लेते हैं। तो मेरे 3 जगह मैंने बाय डिफॉल्ट तो मैं 4 कलर के नाम लिख रहा था, 4 पिक्सल के कलर कोडिंग के नाम लिख रहा था। अब मैंने चारों को एक में कंबाइन कर दिया तो मुझे कितने का नाम लिखना है? केवल एक पिक्सल का कलर कोडिंग लिखना है, मतलब इस पिक्सल में क्या कलर है। तो आपने इन चारों को मिक्स करके इसमें कन्वर्ट करते हैं। तभी आपने देखा होगा कभी आपके फोन में खींची गई इमेज आप जब व्हाट्सएप वगैरह पे ट्रांसफर करते हो तो उसको जूम करोगे दूसरे साइड पे, तो उससे पिक्सल क्या होते हैं, फटने लगते हैं एक तरीके से, उससे पिक्सल बड़े बड़े हो जाते हैं। सो दैट्स द रीजन कंप्रेशन में आइडियली हम अननेसेसरी डेटा को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिसको दूसरी साइड पे अगर आप चाहो तो वापस से टी कंप्रेशन के थ्रू लेके आ सकते हो। दिस इज बेसिकली नोन एज अ कंप्रेशन। आपने अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर दिया। अब ये चारों के चारों ऑरेंज थे, अब अगर ये चारों के चारों अलग अलग लिखोगे तो भी ये पूरा ऑरेंज कलर ही दिखेगा, और अगर चारों को एक साथ ऑरेंज से दिखा दोगे तो भी ऑरेंज कलर ही दिखेगा। हाँ समझ में आया अभी? हाँ तो हाँ। अभी क्या था, हम 4 कलर की इन्फॉर्मेशन लिख रहे थे। कंप्रेशन के बाद में हमें केवल एक कलर का नाम लिखना है, क्योंकि ये 3 पिक्सल बाकी क्या हो गया, हमने फ्री कर लिए, 4 को मिला के एक बना दिया। तो हम जैसे लॉगिन करते हैं, आपने अभी जैसे एग्जांपल ऊपर दिया था फेसबुक का, है ना? तो फेसबुक पे अगर हम लॉगिन करते हैं तो वो 5 GB का डेटा कंप्रेस होकर 3.5 GB का हो जाता है या कम हो जाता है मतलब। अह, अच्छा, तो दो चीजें शायद मिक्स हो गई यहाँ पे। इनक्रिप्शन इज डिफरेंट, कंप्रेशन इज डिफरेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे एक कॉमन एग्जांपल पेज की बात करते हो, आईआरसीटीसी का पेज अप्रोक्सीमेटली सबने खोला होगा ब्राउजर पे, वेबसाइट पे। तो वो जो पेज है कम से कम 7 से 8 MB का है एक पेज। हाँ। अब उस एक पेज को खोलने के लिए आपको अपने मोबाइल डेटा का 7 से 8 MB यूज करना पड़ेगा, अगर वहाँ पे कोई कंप्रेशन नहीं यूज होगा। बट क्योंकि वेबसाइट क्या चाहती है कि भाई अभी किसी का इंटरनेट स्लो है, पता चला 7 और 8 MB उसको डाउनलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वेबसाइट स्लो लोड होगी तो उसको क्या लगेगा, वेबसाइट में स्लोनेस है। तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन इनेबल कर देते हैं कि जब सर्वर से आपके पास वो डेटा भेजा जाएगा 7 से 8 MB का, उसको वो लोग 7 से 8 से कंप्रेस करके 3 या 4 MB का बना के आपको भेज देंगे। तो आपको डेटा डाउनलोड कितना करना पड़ा, 3 या 4 MB का। और 3 या 4 MB आपने रिसीव किया और उसको डीकम्प्रेस कर लिया, डीकम्प्रेस मतलब ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो अगेन वो 10 MB या 60 MB का डेटा बन गया। ये जो मतलब जो लोग वेबसाइट बनाते हैं वो लोग ऐसा इनेबल करके रखते हैं एप्लीकेशन। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। 1 मिनट मुझे देना, मैं एक बार शोकेस करके भी दिखाता हूँ, तो उससे ना थोड़ा प्रैक्टिकली भी क्लियर हो जाएगा। ओके, आई हैव ब्रेव ब्राउजर राइट। तो अभी अगर आप स्क्रीन पे देख पाओगे, अभी तो नहीं देख पाओगे, इंस्पेक्ट, अभी स्क्रीन विजिबल हो रही है। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, इस ब्रेव ब्राउजर में ना एक नेटवर्क टैब होती है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ मैंने ओपन कर लिया है, तो अगर मैं यहाँ पे केवल एक वेबसाइट खोलूंगा IRCTC, तो यहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लोड होता है, ठीक है। ब्राउजर लॉक को मैं हटा देता हूँ, मैंने पुराने लॉक डिलीट कर दिए। अब मैं केवल उनका होम पेज खोल रहा हूँ, ठीक है। इस होम पेज में ये NGET करके एक फाइल है, इस पे दिया। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि भाई ये जो वेबसाइट थी पूरी, ठीक है, 4.8 MB की थी नीचे अगर देखोगे, बट हमने ट्रांसफर कितना किया, 2.2 MB। मतलब पूरी अगर वेबसाइट का अगर पेज को तुम सेव करोगे तो वो साइज निकलेगा लगभग 5 MB का। बट क्योंकि उन्होंने मेरे को कंप्रेस करके वहां से भेजी थी, कंप्रेस करके 5 MB को उन्होंने कितना बना दिया, 2.2 MB। 2.2 MB। अब मुझे डाउनलोड कितना करना पड़ा, 2.2 MB। और मैंने यहाँ पे आके उसको डीकम्प्रेस कर लिया, डीकम्प्रेस करने से वापस से वो 5 MB का डेटा बन गया और मेरे सामने ये पेज खुल गया। तो अगर ये कंप्रेशन ना होता तो मुझे कितना डाटा डाउनलोड करना पड़ता, 5 MB का। और 5 MB का अगर डेटा डाउनलोड करते तो देर लगती, वेबसाइट स्लो ओपन होती। सो ये कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं वेबसाइट वेब पेजेस के केस में, जो कि आपके इन्वॉल्व होते हैं। सर आज एग्जाम्पल अभी जूम पे हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें भी तो होता है। हाँ, मैंने तो एक जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक ठीक है। ओके, और अभी क्लियर है? हाँ हाँ, अब समझ में आ गया, थैंक यू। ओके, तो चलो आगे थोड़ा सा प्रोसीड होते हैं। दर्शन, मैं थोड़ा सा अभी आगे लेके क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। आप कहीं नोट डाउन कर लो प्लीज। तो पहला चीज हमने बताया कि यहाँ पे इंक्रिप्शन आपका परफॉर्म होता है। इंक्रिप्शन इज बेसिकली डेटा आपका क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड चीज हमने कंप्रेशन को डिस्कस किया।
कंप्रेशन का सबको पता चल गया, डेटा का साइज हमने छोटा कर दिया ताकि ये डेस्टिनेशन तक सही तरीके से पहुंच पाए। अच्छा, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन के अलावा एक और चीज़ यहाँ पे होती है विच इज नोन एज अ ट्रांसलेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमारी वेबसाइट पे, मतलब जो हमारी ब्राउजर की स्क्रीन पे जब हमने डेटा को भेजा था, मतलब लिखा था कि भाई हमें कहाँ जाना है, हमें जाना था facebook.com, हमने सिंपल लिख दिया www.facebook.com। प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है facebook.com चीज़ होती क्या है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इस नॉर्मल टेक्स्ट को, मतलब जो इंसानों के द्वारा समझे माने जाने वाली ये लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो अगर मानो आपने हेलो भेजा, तो इस हेलो को भी क्या करेगा, वो 101010 में कन्वर्ट करेगा। इससे क्या होता है, आगे के लेयर्स के लिए इजी हो जाता है इस डेटा को समझना, रीड करना। तीन इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जो कि आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे होते हैं: इंक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपका नॉर्मल टेक्स्ट बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर नीचे की साइड जाता है। अब इसके नीचे जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज ऑल इन बाइनरी, मतलब 1010 में ही हो रहा है, ठीक है। इवन आईपी एड्रेस भी बाइनरी में ही लिखे जाते हैं, ठीक है, और मैक एड्रेस भी बाइनरी में ही लिखा जाता है, बट हम समझने के लिए उसे क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको समझ लेते हैं। अच्छा, ऊपर की दो लेयर का काम होने के बाद में जब डेटा सेशन लेयर पे आता है, मतलब एप्लीकेशन लेयर से कहाँ आया, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर अपना काम करके नीचे भेज दिया सेशन लेयर पे। सेशन लेयर ने क्या किया, अच्छा ये अभी डेटा इसी पीसी पे है, ठीक है। सेशन लेयर का काम होता है सेशन को स्टार्ट करना, एंड करना एंड मेंटेन करना। ये सेशन एंड, स्टार्ट और मेंटेन मोस्ट ऑफ द केसेस में जिसने वेबसाइट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, ये बेसिकली आपके कुछ स्पेशल कुकीज़ के थ्रू होता है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, आपके कुकी ना आपके ब्राउजर लेवल पे आपको साइन हो जाती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अभी मैंने क्रोम ब्राउजर खोला और फेसबुक पे लॉगिन किया, और अगली टैब में गया, और अगली टैब में जाके मैंने सर्च किया फेसबुक प्रोफाइल पेज, तो आपको एक फेसबुक प्रोफाइल पेज का एक लिंक आ जाएगा सर्च बटन, सर्च के थ्रू। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें आपकी ही प्रोफाइल खुल जाएगी। पॉइंट ये है कि जब मैंने लॉगिन अपनी पहली टैब में किया था, तो दूसरी टैब में मैंने जब facebook.com पर कोई पेज खोला तो मेरी आईडी उसमें कैसे खुल गई। ये चीज आपकी सेशन लेयर मेंटेन करके रखती है। सेशन लेयर क्या करती है, आपके ब्राउजर को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में दे देती है, और उसको बोलती है कि जब तक आप लॉग इन हो, जब तक आपकी ये डेटा वैलिड है, तब तक आप हमेशा जब भी रिक्वेस्ट करना मेरे को, हमेशा ये कुकी ऐड करके भेजना। और वो जो कुकी की वैल्यू होती है वो रैंडम होती है। और ये कुकी की जो वैल्यूज होती है, इन सब का यूज हम करते हैं मल्टीपल जगहों पे, लाइक आपके बैंक्स के लॉगिन हो गए, ठीक है, आपके एप्लीकेशन के लॉगिन हो गए, ठीक है, आपका फेसबुक का लॉगिन, अमेजोन का लॉगिन, जहाँ पे आपका एक सेशन मेंटेन हो रहा है। इसको बोलते हो अपनी आजकल के टाइम पे आप सोशल मीडिया वगैरह देखते हो तो उसमें एक्टिव डिवाइसेस के नाम से आता है, एक्टिव सेशंस बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है, आपका जो आईडी है वो इन जगहों पे लॉगिन है, ठीक है, सिंपली इसका मतलब यही होता है। तो आपने SBI.com पे लॉगिन किया, SBI.com पे आपकी एक सेशन मेंटेन हो गया। अब SBI.com कह रहा है कि भाई आपके पास टोटल 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में जितना उछल कूद करना है, इधर जाना है उधर जाना है, कर सकते हो। वैसे मॉडल इज नॉट लाइक अ सर्वर, ठीक है, इट्स बेसिकली लेयर्स, ठीक है, इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपकी सेशन लेयर क्या करेगी, आपके आपके सर्वर बेसिकली आपको एक कुकी असाइन कर देंगे, और वो कुकी की जो वैल्यू होगी वो आपके लिए यूनिक रहेगी फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट तक आप जितनी भी रिक्वेस्ट करोगे उस SBI.com को, आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखना है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरने हैं, आपको अपना स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है, आपको अपनी हिस्ट्री देखनी है, कुछ भी करना है, आप 2 मिनट के अंदर कर दोगे। 2 मिनट के बाद जैसे आप एक बार पेज लॉगिन करने का ट्राई करोगे, वो आपको उठा के वापस से लॉगिन पेज पे पटक देगा, ये बोल के भाई आपका सेशन क्या हो गया, एंड हो गया। क्योंकि आपको जो हमने डेटा दिया था, आपको हमने जो कुकी दी थी, वो केवल 2 मिनट के लिए वैलिड थी। अब 2 मिनट के बाद में आपको फिर से एक लॉगिन करना पड़ेगा, तो हम फिर से आपको एक कुकी देंगे। तो सेशन लेयर का काम होता है सेशन मेंटेन करना, स्टार्ट करना, एंड करना। अब सेशन लेयर क्या करता है, आपके डेटा के ऊपर टाइम स्टैम्प भी ऐड करता है। व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग डेटा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो आपके डेटा में बेसिकली मल्टीपल सेशन, या बोल सकते हैं एक तरीके से चेक पॉइंट्स ऐड कर देता है वो। तो अगर मान लो कि मुझे 2 GB की फाइल डाउनलोड करनी होगी, तो इस 2 GB की फाइल में वो क्या करेगा, हर 100 MB के बाद में एक चेक पॉइंट डाल देगा। इससे होगा क्या कि मान लो कि अगर आपने ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, अगर बीच में कहीं पे आपने अपना डाउनलोडिंग या डेटा ट्रांसफर स्टॉप कर दिया, इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया, पीसी बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो वेन एवर यू क्लिक ऑन रेज्यूम बटन, तो आपसे पूछेगा कि लास्ट कौन सा टाइम स्टैम्प आपके पास रिसीव हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे से भेजना स्टार्ट करूंगा। तो आपके पास जब 100 MB, 200 MB, 300 MB का डेटा पहुंच गया, तो आपके पास 100 MB वाला टाइम स्टैम्प चेक पॉइंट, 200 MB वाला चेक पॉइंट, 300 MB वाला चेक पॉइंट, 3 चेक पॉइंट पहुंच गया आपके पास में। लास्ट चेक पॉइंट कौन सा है, 300 MB वाला। मान लो यहाँ से आपको टोटल 2 GB का डेटा भेजना था, और उसमें आपने मल्टीपल चेक पॉइंट डाल के रखे हुए थे। ये 100 MB पे था, ये 200 MB पे था, ये 300 पे था, और ये 400 पे था। आपने डेटा भेजना स्टार्ट किया, आपने 100 MB डाउनलोड कर लिया, 200 MB कर लिया, 300 MB कर लिया, और 30 MB और किया। तो ये तो 300 था ना, ये 200 था।
ठीक है, ये 100 था। अब यहाँ तक डाउनलोड कर सके 330 तक, अचानक आपके घर में लाइट चलेगी, आपका पीसी बंद हो गया। अब अगर पीसी वापस से चालू होगा और रिज्यूम बटन पर क्लिक करोगे, तो आपका जो ये सर्वर है आपसे पूछता है कि भाई साहब आपने कितना डाटा डाउनलोड कर लिया था, मतलब कौन से चेक पॉइंट तक आपने डाटा डाउनलोड कर दिया था। तो लास्ट अकाउंट मेरा क्या था, 300 MB का था। कहता है ठीक है, ये 30 MB ना आप छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। इसके बाद से मतलब 300 से फिर से मैं भेजना स्टार्ट करता हूँ, मतलब 30 MB में एक्स्ट्रा फिर से आपको भेजूंगा। रियल टाइम में जो चेक पॉइंट होते हैं एमबीज और केबीज में लगे होते हैं। इसलिए अगर मान लो कि अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन या अपने बीच में पॉज करी या उसको रीस्टार्ट किया, तो वो विद इन सेकंड्स क्या होता है, आगे की साइड प्रोसीड हो जाता है। अच्छा, ऊपर की 3 लेयर पे अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सारा का सारा काम वेब डेवलपर्स के थ्रू हैंडल होता है और वही इसको मेंटेन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, भाई एप्लीकेशन लेयर ने कुछ काम किया, प्रेजेंटेशन लेयर ने कुछ काम किया, सेशन लेयर ने कुछ काम किया। अब बारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। अच्छा, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द पोर्ट नंबर्स? कितने लोगों को पता है पोर्ट नंबर क्या होता है? जस्ट रेज योर आंसर। सर ओके। पोर्ट नंबर लाइक जैसे जैसे फेसबुक पे तो उसके पोर्ट नंबर दिया है, हर साइट पे एक पोर्ट नंबर काइंड ऑफ ऐसे रहता है आइडेंटिटी के लिए। ओके, वेरी गुड। और कोई? सुरेश? सर पोर्ट नंबर वैसे होता है, डिफाइन होता है कि वहां से आपका नेटवर्क से जो भी प्रोटोकॉल या पोर्ट सेट किया हो वहां से ही डेटा आउट होता है और वहां से ही इन होता है। ओके, और कोई थोड़ा इसमें ऐड ऑन करेगा? शहनावाज दिस साइड। सर 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 पोर्ट नंबर इज लाइक जैसे कि HTTP का होता है पोर्ट नंबर, FTP का होता है सर, वो वैसा डेटा कहाँ से एंटर करता है और कहाँ से इन आउट होता है। करेक्ट, वेरी गुड। सर इसमें और एक चीज ऐड होता है, इसमें कुछ जो पोर्ट होता है ना वो डायनेमिक कौन प्राइवेट बोल होता रहा है? है, कुछ प्रेम बात कर रहा था। हाँ, कुछ वेरी गुड, बताइए रजिस्टर्ड प्रेम। पोर्ट होता है, इसका एक रेंज भी है सर, 0 to लगभग 65535 का एक रेंज भी होता है, आई थिंक। वेरी गुड। और समीर, सुरेश? सर पोर्ट नंबर मतलब ये एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा रहता है, जिसमें पोर्ट नंबर की रेंज रहती है 0 to 123। उसमें वेल नोन पोर्ट्स रहते हैं। ओके, अगर वेरी गुड। 1024 से लेके 49151 तक आप देखोगे तो रजिस्टर्ड पोर्ट्स रहते हैं। और ठीक है। 49152 से लेके 65535 तो हम्म, प्राइवेट डायनेमिक पोर्ट रहते हैं। उसके थ्रू ठीक है। मतलब ये अगर कोई परचेस करते हैं ये अगर पोर्ट, तो वही पोर्ट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है एंड टू एंड। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। सुरेश और तुषार? हाँ हाँ, समीर, हेलो, कुछ और ऐड करना है? सॉरी सर। अभी कुछ और ऐड करना है इसमें आपने जो बताया? यस सर, डन। अच्छा, ठीक। हेलो 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 हेलो। यू आर ऑडियोल ब्रदर, टेल मी। हाँ सुरेश। सर पोर्ट नंबर जो सर्विस प्रोटोकॉल होते हैं हम्म, उनके लिए जो जैसे जिस नंबर जैसे SMTP जो सर्विस आप यूज कर रहे हो, उस सर्विस के जो पैकेट हैं वो एक पोर्ट नंबर पे बकायदा होते हुए जाते हैं, उसके लिए वो पोर्ट नंबर जिम्मेदार होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, सब बहुत अच्छे से बता रहे हो। तुषार, आपका हैंड रेज हो रहा है, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। सर वो ये चैनल एक तरह का हम कह सकते हैं चैनल है जहाँ से हम डेटा एंटर होता है और लीव होता है, इसे पोर्ट ओके। नंबर कहा जाता है। ओके, चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। देखो, पोर्ट नंबर की काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत सही बताई। ठीक है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा मुझे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे पोर्ट नंबर की जो रेंज बताई आपने वो बहुत बढ़िया बताई। पोर्ट नंबर की जो रेंज होती है वो टोटल रेंज 0 से लेके 65,535 तक होती है। सिंस इट्स एनडी बैच 65,535 तक होती है। ये जो रेंज होती है 3 पार्ट में स्प्लिट होती है। पहली रेंज होगी वेल नोन पोर्ट नंबर्स की, वेल नोन प्रोटोकॉल्स और वेल नोन पोर्ट नंबर्स। वेल नोन का मतलब होता है, इनको मतलब हर कोई जानता है। इनकी जो रेंज होती है वो 1 से लेके 1023 तक होती है। जीरो से ले सकते हो बट जीरो कंसिडर नहीं होता है, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सेकंड जो पोर्ट आती है वो आती है रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स की, जो कि आपकी 1024 मतलब 1024 से स्टार्ट होती है, लगभग 49,000 में कहीं पे जाके बीच में स्टॉप हो जाती है। अब तीसरी जो आती है वो आती है मोस्टली प्राइवेट और अपने इंडिविजुअल पर्पस के लिए। वो आपकी 49,000 समथिंग से स्टार्ट होती है, 65,535 पे जाके एंड होती है। तो ये तो 3 रेंज आ गई। ठीक है, तो सर समझ में आ गया कि रेंज होता है। पॉइंट ये है कि इसका यूज क्या है। अगर मैं कहूं कि अगर ये पोर्ट नंबर्स नहीं होंगे तो आप अपने पीसी से एक बार में केवल एक ही वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर ये पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा बीच में,
तो आप एक वेबसाइट के साथ ही अगर आपको अभी आप जूम के साथ एक्सेस कर पा रहे हो तो जूम ही एक्सेस कर पाओगे। यू कैन नॉट एक्सेस द गूगल, यू कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट, यू कैन नॉट एक्सेस द गूगल म्यूजिक, कुछ भी नहीं। आप केवल और केवल अपने जूम के सर्वर से कम्युनिकेट कर पाओगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट इज मेकिंग अ सॉकेट। ठीक है, सो ये एक सॉकेट कंसिडर होता है। सॉकेट इज बेसिकली आपके सिस्टम में चलने वाली कोई ना कोई स्पेसिफिक सर्विस और किस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कर रही है। अच्छा, जब भी आपकी मशीन आपकी एप्लीकेशन लेयर से चलती है ना, तो एप्लीकेशन लेयर जितना भी काम करता है ना, मान लो एप्लीकेशन लेयर पे आपने ये डेटा भेजना था, ठीक है। अब इस डेटा पे एप्लीकेशन लेयर ने भी तो कुछ काम किया होगा। तो एप्लीकेशन लेयर जो काम करता है वो उसमें एज अ हेडर अटैच कर देता है। हेडर का मतलब क्या है? इट्स लाइक अ स्टिकर। ठीक है, आपने डेटा के ऊपर एक तरीके से नहीं, आप एक स्टिकर चिपका देते हो, वैसे ही इस डेटा के ऊपर एक, अच्छा शायद किसी का अनम्यूट हो गया था। तो इस डेटा के ऊपर हमेशा एक हेडर अटैच हो जाता है। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर ने जितने काम किए उसने अपना हेडर अटैच कर दिया। अच्छा, जब ये डेटा एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा तो ये तो पूरा आएगा ना, मतलब ये वाला डेटा और प्लस ये वाला हेडर। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर को रिसीव होता है वो पूरी चीज मिल रिसीव होती है और वो उसको एज अ डेटा ट्रीट करता है। कहता है कि इस पूरे को मुझे क्या करना है, इंक्रिप्शन करना है, इस पूरे का मुझे कंप्रेशन करना है, इसी पूरे का मुझे बाइनरी में ट्रांसलेशन भी करना है। तो ये जो पूरा पूरा डेटा है आपका, इस पे प्रेजेंटेशन लेयर भी अपने कुछ काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है, उसके बाद क्या करता है, एक और हेडर अटैच कर देता है। कौन? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर कहता है भाई मैंने भी तो काम किया है और मैंने काम किया तो मैं अपना हेडर अटैच करूंगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने जो जो काम किए वो सारे के सारे काम उसने एक हेडर में लिख के उसमें एज अ हेडर अटैच कर दिया। हेडर बेसिकली द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू आर एडिंग इन योर डेटा। अब जब ये डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फिर ये उठा के किसको दे देता है, सेशन लेयर को। सेशन लेयर के पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, मतलब आपका डेटा प्लस हेडर। मतलब इस डेटा में जब यहाँ पे जो डेटा रिसीव हुआ है सेशन लेयर पे, इसमें दो हेडर है। एक एप्लीकेशन लेयर वाला हेडर जिसको यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। एंड ये वाला हेडर वो भी इसमें है। सेशन लेयर जो भी काम करेगा, जैसे कुकी वुकी ऐड करना है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन भी एज अ हेडर अटैच कर देती है इसके अंदर। अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ पे आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगी, ठीक है, तो भी ट्रांसपोर्ट लेयर से कैसे कंसिडर करेगा, एज अ डेटा कंसिडर करेगा। ठीक है, पॉइंट ये है कि जो ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, ये हो सकता है कि आपके ब्राउजर के टैब नंबर 1 से हो सकता है आप टैब नंबर 2 में किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन करना चाह रहे हो। ऐसा भी तो होता है ना, कभी कभी एक में मैंने facebook.com खोल लिया और एक में sbi.com खोल लिया। ठीक है, तो आप रेट होगा, एप्लीकेशन रेट का हेडर अटैच होगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा, प्रेजेंटेशन कुछ काम करेगा, हेडर अटैच करेगा, नीचे भेजेगा। सेशन लेयर कुछ काम करेगा, हेडर अटैच करेगा, डेटा नीचे भेजेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। दोनों ही केस में ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा रिसीव होगा। एक डेटा किसका है, facebook.com का है, और एक डेटा sbi.com का है। पॉइंट ये है कि ये दोनों की दोनों ही क्या है, एक वेबसाइट है। और अगर ये दोनों की दोनों एक वेबसाइट है, ठीक है, तो इन दोनों के दोनों का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो सामने वाले सर्वर के किसी ना किसी पोर्ट नंबर पे हो। मतलब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज बीइंग डन not only on the basis of your IP address, not only basis on your MAC address, but also on the basis of your port address or port numbers. ठीक है, अभी कैसे होता है मैं बताता हूँ। अच्छा देखो जरा यहाँ से। तो जब फेसबुक वाला डेटा था, ट्रांसपोर्ट लेयर ने, ठीक है, इसके ऊपर एक हेडर अटैच किया। और जो ये sbi.com वेबसाइट जाने वाला डेटा था, इसमें भी ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना एक हेडर अटैच किया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसमें दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाली। एक डाला सोर्स पोर्ट नंबर और एक डाला डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। इसी तरीके से sbi.com जाता था, उसमें भी एक सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये चार इन्फॉर्मेशन तो जाएंगी जाएंगी दोनों रिक्वेस्ट, मतलब दो उसमें दो इसमें। पॉइंट ये है कि ये सोर्स पोर्ट नंबर कौन देगा, कहाँ से आएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कौन देगा, कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है ये आपका इस रेंज से आ जाता है। कौन सी रेंज से? वेल नोन पोर्ट नंबर्स की रेंज से। ये वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज में से अगर आप मोस्ट कॉमनली आपने सुना भी होगा पोर्ट नंबर 22 के बारे में, सबने सुना होगा। पोर्ट नंबर S22 यूज होता है फॉर SSH, 21 फॉर FTP, 23 होता है फॉर टेलनेट। नहीं कुछ तो 25 तो सुना होगा, मेल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। पोर्ट नंबर 80 सुना होगा, वेबसाइट HTTP के लिए यूज होता है। 443 सुना होगा, सिक्योर HTTPS के लिए यूज होता है ना। DNS के लिए लाइक 53 यूज होता है। ठीक है, DHCP प्रोटोकॉल 63, 67, 68 यूज करता है। NTP प्रोटोकॉल 123 यूज करता है। SNMP 161 यूज करता है, 162 यूज करता है। ऐसे करके ये जो रेंज है, मतलब 1 से लेके 1023 तक, ये सारी के सारी जो रेंज है, मोस्ट कॉमन जो प्रोटोकॉल्स आप यूज करते हो
उस रेंज से भरा पड़ा है और उसमें उन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को एक एक पोर्ट नंबर साइन है। मान लो अगर मैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आप या तो पोर्ट नंबर 80 या पोर्ट नंबर 443 पे कर रहे होंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमें अपने मशीन के इस टैब का कम्युनिकेशन करवाने देता है facebook.com की वेबसाइट से। मतलब मेरी एक टैब कम्युनिकेशन कर रही है फेसबुक के सर्वर से। ठीक है। अगर मैं एकदम माइक्रो लेवल पे जाऊं, तो मेरी एक टैब क्रोम ब्राउजर की कम्युनिकेट कर रही है facebook.com से, और दूसरी टैब क्या कर रही है, sbi.com के साथ कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है। तभी तो आपकी पहली वाली टैब में पहला वाला फेसबुक खुलता है और दूसरी वाली टैब में sbi.com खुलता है। पॉइंट ये है कि मेरी मशीन कैसे पहचानती है कौन सा डेटा फेसबुक को गया था और कौन सा डेटा sbi.com को गया था। ठीक है। तो मान लो दोनों ही वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यू आर यूजिंग द पोर्ट नंबर 443। तो डेस्टिनेशन पोर्ट तो 443 हो गया, क्योंकि आप डेस्टिनेशन आपके लिए क्या है, आपके लिए वेब सर्वर, और वेब सर्वर पे जो वेबसाइट चलती है वो पोर्ट नंबर 443 पे चलती है, 443 या 80 पे। अब आपने जब डेटा भेजा तो डेस्टिनेशन पोर्ट में 443 डाल दिया, जो कि सामने वाले सर्वर की एक सर्विस से कम्युनिकेट करेगी। मतलब आपकी मशीन की एक सर्विस, ये पोर्ट, ये जो एक टैब थी, वो सामने वाले सर्वर के एक सर्विस से कम्युनिकेट करेगी। वो सर्विस किस पोर्ट पे काम कर रही है, पोर्ट नंबर 443। तो एक तरीके से एक सॉकेट क्रिएट हो जाता है फ्रॉम योर मशीन टू, या एक कह सकते हैं आपकी मशीन के उस सर्विस से लेके सामने वाले सर्वर के उस पर्टिकुलर सर्विस तक। ठीक है। पॉइंट ये सर कि चाहे facebook.com को जाना हो चाहे sbi.com को जाना हो, दोनों ही वेबसाइट्स पे अगर मैं जा रहा हूँ, तो दोनों ही वेबसाइट्स पे जाने के लिए मुझे पोर्ट नंबर तो 443 यूज हो रहा है। तो जब डेटा वापस आता है तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ कि भाई कौन सा डेटा फेसबुक का है और कौन सा किसका है। तो मशीन हमेशा क्या करती है, जब भी जनरेट करती है कोई रिक्वेस्ट, तो उसमें हमेशा सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम जनरेट करती है, और ये जो रैंडम पोर्ट नंबर है आपकी इस प्राइवेट रेंज से आते हैं। तो आपकी मशीन क्या करेगी, इस रेंज में से कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगी और उसको मान लेगी अपना सोर्स पोर्ट नंबर, और दिस सोर्स पोर्ट नंबर विल बी कीप यूजिंग अनटिल अनलेस ये वाली टैब चालू है। तो मैंने टैब नंबर 1 को दे दिया मान लो 50,001, और टैब नंबर 2 को दे दिया 50,002। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ से जाएंगी, मेरे पीसी से सर्वर की साइड जाएंगी। सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और सर्वर रिस्पॉन्ड बैक करेगा। जब सर्वर रिस्पॉन्ड बैक करेगा तो मेरे पास दो डेटा आएगा। एक में सोर्स पोर्ट क्या होगा 443, और डेस्टिनेशन क्या होंगी 50,002। और एक और तुम्हें डेटा रिसीव होगा सामने साइड से, जिसमें क्योंकि अब रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स में चीज उल्टी हो जाती है। सोर्स क्या रहेगा, ये सर्वर रहेगा, मतलब 443 पोर्ट नंबर, और डेस्टिनेशन क्योंकि इसका रिस्पॉन्स मिला है तो ये क्या होगा 50,001। दैट इज द ओनली रीजन कि आपकी मशीन हमेशा, आपने अगर मान लो कि facebook.com अपने क्रोम ब्राउजर पे खोला, तो क्रोम ब्राउजर पे ही आपको facebook.com ओपन करने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने क्रोम पे लिख के एंटर किया और थोड़ी देर के बाद में आपका ब्रेव ब्राउजर आपके सिस्टम में ओपन हो गया और उसमें जाके facebook.com को खुल गया। ठीक है। तो आप जिस सर्विस से रिक्वेस्ट करो उसी सर्विस को ये रिस्पॉन्स है, इसलिए ये मेक श्योर करते हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज सॉकेट क्रिएशन। तो जब भी आपकी मशीन किसी वेबसाइट या किसी इंटरनेट पे मौजूद किसी सर्वर से या किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करती है, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ये आपका कम्युनिकेशन आपका हमेशा ट्रांसपोर्ट लेयर के इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। ठीक है। तो when I say ट्रांसपोर्ट लेयर इन्वॉल्वमेंट, इट मीन्स सारा का सारा ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से आगे प्रोसीड होगा। ये ट्रांसपोर्ट लेयर एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी निभाता है क्योंकि इसी की वजह से आप अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल टैब यूज कर पाते हो। मतलब आपके सिस्टम के अलग अलग प्रोसेस अलग अलग वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मान लो एक जो प्रोसेस था जिसकी गिनती क्या थी 50,001, वो facebook.com से कम्युनिकेट करने गया था, और एक जो प्रोसेस था जो 50,002 था, वो sbi.com वेबसाइट से कम्युनिकेट करने गया था। और इवन sbi.com वेबसाइट से भी कम्युनिकेट नहीं कर, sbi.com वेबसाइट के एप्लीकेशन वाले सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने गया। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इन अदर वर्ड्स प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को फॉलो करता है। मतलब आपके सिस्टम का एक प्रोसेस सामने वाली मशीन के सिस्टम के किसी प्रोसेस या सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन करेगा। दिस इज नोन एज अ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ठीक है। अभी सर आगे इसको थोड़ा सा। हेलो। हाँ हाँ। सर ये तो पीछे जो भी अपने सारा वो करके सर जो एक आपने डेस्टिनेशन अभिषेक आपकी ना थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है, कैन यू जस्ट रिपीट सॉरी और जस्ट कम क्लोजर टू द माइक। हेलो सर अभी ओके। हाँ अभी बेटर। हाँ सर जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू डाटा जा रहा है ठीक है। तो जो एक आपने सोर्स पोर्ट था एक डेस्टिनेशन पोर्ट राइट। तो हम्म। उन दोनों में से एक कोई भी एक पोर्ट हमारा स्टैटिक पोर्ट रहेगा जो आपने एक रेंज बताई थी। एक तीन रेंज बताई थी ना आपने। एक
वेल नोन पोर्ट एंड पोर्ट वाली रेंज एंड अदर इज प्राइवेट। तो एक हमें प्राइवेट कोई भी अज्यूम करना पड़ेगा सोर्स से डेस्टिनेशन पोर्ट में वो डाटा ट्रांसफर करने के लिए ये एक आपकी लॉजिक। मशीन करती है, आपकी मशीन यूज करती है रैंडम। ओके, डाटा सिंक करने के लिए डाटा को भेजने के लिए। ओके, एक ठीक है। एक कोड अपना सेट रहेगा जो अपना एक रेंज रहेगा। जैसे अपना आपने दो साइट बनाई, जैसे एक फेसबुक की या दूसरी एसबीआई, तो एक कोड तो उसका रहेगा जो साइट का है। नहीं नहीं, एक आपका दो पोर्ट नंबर होंगे ना, एक तो सोर्स पोर्ट जी, नंबर, एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो सोर्स पोर्ट नंबर जो किसका होगा? सोर्स पोर्ट जो एक साइट है उससे एक पोर्ट रहेगा। ओके, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर किसका रहेगा? डेस्टिनेशन पोर्ट एक मशीन अपने आप ही एक प्राइवेट पोर्ट से कोई भी एक पोर्ट ले लेगी, और वाइस सपोज वर्सा जब आप जब भी किसी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेशन करते हो, तो उस वेबसाइट में कुछ होता नहीं है। उस वेबसाइट में वेब सर्वर नाम की या वेब सर्वर से रिलेटेड एक सर्विस होती है बस। ठीक है, अगर आप लाइनक्स की बात करो, आप अपाचे 2 करके एक सॉफ्टवेयर है, उसे इंस्टॉल कर लो, आपका मशीन एक वेब सर्वर बन जाएगा। nginx करके होता है एक, उसे इंस्टॉल कर लो, आपकी मशीन एक वेब सर्वर की तरह एक्ट करने लगेगी। मैंने इसे वेब सर्वर बन जाएगा, इट मीन्स आपके सिस्टम के अंदर कुछ प्रोसेस या कुछ सर्विस चलने लगेंगी जो कि पोर्ट 80 और पोर्ट 443 पे डेटा रिसीव करती है। रिसीव करने से मेरा मतलब है, जब आपके पास ट्रैफिक आएगा और उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 या 443 होगा, तो आप उसे एक्सेप्ट करके इन दोनों में से किसी एक सर्विस को दे दोगे हैंडल करने के लिए। इतना क्लियर है अभिषेक? यस सर, इतना क्लियर है? राइट सर, तो अगर मान लो कि मैंने एक ब्राउजर पे गया और मैंने ब्राउजर पे जाके इस वेबसाइट का नाम डाल दिया, राइट, इस वेबसाइट का नाम डाल दिया, तो मेरी मशीन क्या करेगी? डेटा को लेयर 7 से लेयर 4 तक लेके आएगी। तीनों लेयर पे राइट, काम करने के बाद में जब डेटा यहाँ पे आएगा तो उसको हम डेटा बोलेंगे। डेटा मतलब ऊपर की लेयर जाने वाला इन्फॉर्मेशन। उसके ऊपर एक हेडर अटैच राइट, करेंगे। उस हेडर में दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बट दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी सोर्स पोर्ट नंबर और एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा हमारे वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज से आते हैं, जो कि आपके 1 से लेके 1023 तक होते हैं। ठीक, इनमें से ये दो पोर्ट नंबर है। वेबसाइट एक्सेस करनी है आपको 80 या 443 चाहिए होगा। ये ठीक है, कैसे मान लो ये पोर्ट 443 हमने कैसे यूज कर दिखती लिया। है? ये दिख सकती है क्या हम लोगों को, मतलब नेटवर्क टैब में? नेटवर्क टैब में दिखेगा क्या ये जो आप बोल रहे हैं? हाँ, यस दिखेगा ये। एक मैं भी बार आगे आप दिखाता हूँ एक बार से। हमें हाँ, एक को लास्ट में एक बार दिखाते हैं, ऐसे हाँ टॉपिक बड़ा है, फिर ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। ओके। ठीक है, आगे जाके एक बार मैं दिखा देता हूँ उसे। ये जो सोर्स पोर्ट नंबर है ना, ये हमेशा आपका पीसी रैंडम जनरेट करता है। रैंडम मतलब ये 49,000 से लेके 65,000 के बीच का जो भी रेंज थी, उसके बीच का कोई भी रैंडम नंबर यूज कर लेता है। कभी कभी इससे रजिस्टर पोर्ट रेंज में भी पहुंच जाता है। इट्स बेसिकली यूज फॉर अगर वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो। ठीक है, तो आपका सर रैंडम सोर्स पोर्ट जनरेट हो गया, आपका डेस्टिनेशन पोर्ट आपको मिल गया, आपने रिक्वेस्ट को भेज दिया कहाँ पे? सर्वर पे। अब इस सर्वर के सारे बहुत सारे सर्विस चल रहे होंगे इसके अंदर, तो आप सबके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। आप केवल इस वेब सर्वर या इस सर्वर मशीन के केवल उस सर्विस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो जो कि 80 या 443 पे काम कर रही है, विच इज एग्जैक्टली योर वेब सर्वर। ठीक है, तो आपकी मशीन का एक टैब ही तो था, है ना, या एक ब्राउजर ही तो था जो सामने वाले सर्वर के किसी एक सर्विस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। सर्विस या कह सकते हो या प्रोसेस कह सकते हो, सॉफ्टवेयर कह सकते हो। तो एक तरीके से ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आपके पीसी से इस सर्वर के बीच में ये जो कम्युनिकेशन अभी हम करवा रहे हैं, दिस इज सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन या प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये बताओ मुझे, समझ में आ गया ये? कि आपके टैब से अगर आप facebook.com खोलोगे तो आपको facebook.com ही ओपन करने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज आपकी जो मशीन, आपकी जो टैब है, ये रिक्वेस्ट कर रही है किसको? facebook.com को या उसके मशीन, उसके सॉफ्टवेयर प्रोसेस को, एप्लीकेशन को। ठीक है, अभी क्लियर है ये? दो लोगों के हैंड रेज है, जयंता एंड दर्शन। सर सर शनाज दिस साइड। हम्म। सर एक्चुअली सर मेरा डाउट था, जब जैसे कि अभी मैं क्लाइंट हूँ और मैं अपने टैब ब्रेव ब्राउजर से टैब 1 पे मैं facebook.com की वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तब मेरा सर पोर्ट नंबर जो होगा या तो 80 होगा या तो 443 होगा, राइट ना सर? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यस। ओह सर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। हाँ, मैंने यही तो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आपका हमेशा वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज से उठाया जाता है। अगर वेबसाइट है तो 80 या 443 में से एक हो सकता है। सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा आपके पीसी रैंडम जनरेट करेगा। ओके सर। ओके सर, बट सर क्योंकि मुझे तो मतलब मैं वेब पेज का ही मतलब रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो रैंडम क्यों होता है सर? अरे ये समझो ना, तो वो वेब पेज या वो वेब सर्वर जिसको एक्सेस करना चाह रहे हो वो कहाँ पे?
आपके डेस्टिनेशन में है कि आपके पास है ओके ओके, हाँ सर, गॉट इट, है ना? तो समझ गया सर। डेस्टिनेशन में हम उसको पोर्ट नंबर डालेंगे ताकि डेस्टिनेशन में वो जो सर्विस है वो उस पे काम करे। ओके सर, या थैंक यू। ठीक है। ठीक है सर। जयंता, दर्शन, सर कोई डाउट है आपके? जैसे सर हम लोग नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हैं, हम्म। तो जैसे सिंगल यूजर एक टाइम पे देख पाता है, किसी में जैसे सब्सक्रिप्शन लिया जाता है वो वो भी तो आपका सेशन लेयर का हो गया एक तरीके से ना, कि कितने एक्टिव सेशन है आपके एप्लीकेशन से बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक बार में जो एक जन देख पाएगा या दो जन देख पाएगा, वो सेशन लेयर डिसाइड करता है या पोर्ट सेशन नंबर लेयर या। का काम हो गया ना वो, एक तरीके से आपने लॉगिन कर लिया तो आपकी डिवाइस की आईडी वहाँ पे ऐड हो गई। ओके ओके। अब आप ठीक। और कोई लॉगिन करेगा तो वो कॉन्फ़िगर करेगा एक डिवाइस ऑलरेडी एडेड है। क्या ओके नाम है, ये नाम है, चेक करो, हटाओ उसको अगर नहीं यूज हो रहा है तो नहीं लॉगिन कर दो, ओके ऐसा कहता है ना। ओके ओके। दर्शन जी बताइए। सर जो आगे के 3 लेयर थे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, तो सर उस हम्म। टाइम मेरे स्पीकर में थोड़ा इश्यू हो जा गया था, तो अच्छा, हाँ, वो लास्ट डाउट्स में है? आप, यस सर, लास्ट में आप आप समझा चाहो तो देंगे। लास्ट में बता देना, अदरवाइज अभी क्योंकि सब पूछ ही रहे हैं तो हाँ। आई कैन नॉट स्टॉप। आप ओके पूछ ओके लो, सर। कोशिश करिए। ठीक है। ओके ओके सर। और एक दूसरा सर ये था कि हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट तो सेम ही है, हाँ, 2 आप टैब किसी हमने भी ओपन वेबसाइट किया। को एक्सेस करोगे आपका हाँ वो डेस्टिनेशन पोर्ट पोर्ट सेम। विल 443 ऑलवेज। तो नेटवर्क कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मैंने फेसबुक ही ओपन किया है? करेक्ट, बिल्कुल सही। अब ये गुड क्वेश्चन आया कि भाई ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर को पता ही नहीं है कि भाई ये जो मेरी रिक्वेस्ट जा रही, मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ या SBI.com को बोल रहा हूँ या फिर कुछ XYZ.com को बोल रहा हूँ। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है अलग अलग सर्वर को जाएगी, ये कौन इंश्योर करेगा? इसके इंश्योरमेंट के लिए आपकी नीचे की लेयर्स होती है, मतलब जिनको हम हार्डवेयर लेयर्स बोलते हैं, इनके बारे में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इन भाई, चलो एक बार हम इतना अगर क्लियर है तो ये तो एक काम हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर का, विच इज पोर्ट एड्रेसिंग। अभी आगे इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, पोर्ट एड्रेसिंग करता है ये। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, जैसे आपने क्या देखा होगा, कोई बहुत बड़ा सा जैसे मान लो स्टैचू बनाना है, ठीक है, किसी को। ठीक है, बहुत बड़ा सा स्टैचू बनाने के लिए क्या करना, मान लो आपको कि 500 मीटर ऊंचा एक स्टैचू बनाना है, स्टैचू को एक दिन में थोड़ा बना दोगे। ठीक है, तो स्टैचू को बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक प्रोसेस फॉलो करते हो, और आप क्या करते हो, पहले जो पूरा बड़ा सा स्टैचू बनना है उसके छोटे छोटे पीस बनाते हो, एंड छोटे छोटे पीस को क्या करते हो एक जगह पे कलेक्ट करके लेके आते हो। इन द सेम पैशन, आपका जो ऊपर की 3 लेयर है, ठीक है, ये एट अ मोमेंट कितना भी डेटा जनरेट कर सकती है। मतलब इनका कोई साइज की लिमिट नहीं होती कि आप एप्लीकेशन लेयर, डेटा प्रेजेंटेशन हो, सेशन लेयर, कितना बड़ा डेटा जनरेट कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने बहुत बड़ा डेटा जनरेट कर दिया। अब ये बहुत बड़ा जो डेटा है, ये एक साथ में पूरे नेटवर्क को क्रॉस करके नहीं जा सकता। ठीक है, तो बहुत बड़े साइज का डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इस बड़े से इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देती है। और इसका जो हर एक पीस होता है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पे टोटल एक बड़े से डेटा को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। हर एक सेगमेंट के ऊपर अपना एक अलग इंडिविजुअल हेडर लगेगा। मतलब अगर ये मान लो कि D1 है, तो D1 एक तरीके से डेटा की तरह ट्रीट होगा, इसके ऊपर एक हेडर लगेगा किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का। फिर उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है D2, उसके ऊपर भी हेडर लगेगा ट्रांसपोर्ट लेयर का। तीसरा मैसेज है D2, फिर उसके ऊपर भी हेडर लगेगा, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते 4-5 सेगमेंट बनाए तो हर एक सेगमेंट के ऊपर एक एक हेडर अटैच होगा, एंड ये हेडर एक एक करके फिर आगे जाएंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े डेटा को आप एक साथ भेज नहीं सकते उधर। तो जो हमेशा ये सेंटर साइड पे आप क्या करोगे, बड़े डेटा को छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे, सेगमेंटेशन। ठीक है, और सामने साइड पे इन्हीं छोटे छोटे पीसेस को क्या करोगे, आप रीअरेंज करके, रीअसेंबली करके इनको वापस से बड़े डेटा में फॉर्मेट कर लोगे। इट मीन्स आप इनको बड़ा सा इन्फॉर्मेशन, बड़ा सा डेटा बना दोगे। फिर इज नोन एज रीअसेंबली। तो रीअसेंबली कहाँ हो रही है, डेस्टिनेशन पे हो रही है, और जो सेगमेंटेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपका सोर्स की साइड पे हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। पॉइंट बहुत अच्छा था अभी क्वेश्चन, कि डाटा आपका चला दोगे आप। ठीक है, आपने एक में facebook.com खोला, एक में SBI.com खोला, हमारी मशीन से जब डेटा निकलेगा तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वो डेटा Facebook.com या SBI.com को अलग अलग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है लेयर 3 का। लेयर 3 इज बेसिकली, इसको इस पे प्रोटोकॉल काम करता है, IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो लेयर 3 पे जब डेटा आता है तो लेयर 3 क्या करता है, उस डेटा के ऊपर अपना एक हेडर अटैच करता है। इस हेडर को IP हेडर बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, इस IP हेडर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, बट इसमें 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। उसको होता है, एक होता है सोर्स IP और एक होता है डेस्टिनेशन IP। आई होप अभी तुम्हें आंसर मिल गया होगा। अगर मुझे मान लो SBI.com रिक्वेस्ट जाना है तो मैं SBI.com लिख दूंगा यहाँ पे डेस्टिनेशन IP की जगह पे। SBI.com मतलब SBI.com का IP एड्रेस। ठीक है, अगर मान लो मुझे Facebook.com जाना है तो मुझे Facebook.com का IP एड्रेस यहाँ डेस्टिनेशन IP में लिखना पड़ेगा,
ताकि ये जो रिक्वेस्ट है, जो डेटा है, ये facebook.com को जा सके एंड रिस्पेक्टिवली। तो 4 पीस डिवाइड हुए थे, 4 सेगमेंट डिवाइड हुए थे, चारों के चारों facebook.com चले जाएंगे। दूसरे 4 और जनरेट हुए थे, वो सारे के सारे sbi.com को चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेस्टिनेशन आईपी एंड सोर्स आईपी एड्रेसिंग। ये कहाँ पे हो रही है? आपकी नेटवर्क लेयर पे हो रही है। डेटा लिंक लेयर पे जब पैकेट आता है उसमें मैक एड्रेसिंग होती है। एंड फिजिकल लेयर इज बेसिकली फिजिकल लेयर, जिस चीज को भी आप टच कर सकते हो, जिसको फिजिकली फील कर सकते हो, दैट इज ऑल फिजिकल लेयर। मतलब आपकी केबल हो गई, आपकी इथरनेट पोर्ट हो गए, ठीक है, आपकी पिंस हो गई, वायर्स हो गई, कैरेक्टर हो गए, इन सारी चीजों को आप टच कर सकते हो, राइट। ये सारी की सारी आपकी फिजिकल लेयर में कंसिडर होती है, ठीक है। तो चलो एक जल्दी से डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, विल अंडरस्टैंड कि एक जो 7 लेयर का कम्युनिकेशन है वो हो कैसा है। सबसे पहले 2 लोग होते हैं, सेंडर और एक रिसीवर। सेंडर हमेशा क्या करता है? कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा भेजता है। इट इज बाय डिफॉल्ट एट द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो भी काम करता है इसके ऊपर एक लेयर 7 का हेडर अटैच करता है, एंड इस लेयर 7 हेडर को डेटा के साथ में नीचे भेज देता है। कहाँ पे? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो अपने काम करती है उसका एक हेडर अटैच कर देता है। मतलब अभी डेटा के पास 2 हेडर है, लेयर 7 वाला और लेयर 6 वाला। अब ये पूरा डेटा, मतलब डेटा और ये दोनों जो आपके हेडर थे, ये दोनों हेडर नीचे वाली लेन पे जाते हैं, सेशन लेयर पे, और सेशन लेयर अपने काम करके इसमें एक और हेडर अटैच कर देता है। अच्छा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके ये 3 हेडर, ये एज अ डेटा भेजी जाती है कहाँ पे? आपके लेयर 4 पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? अच्छा, जब ये कह रहे हो डेटा, तो इसका मतलब है डेटा लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5 सारे हेडर्स में, ठीक है। अब इसमें अगर मैंने एक और हेडर अटैच किया, किस पे? लेयर 4 पे, तो उसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाल दी, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आगे जाके थोड़ा सा डील करोगे, समझोगे, ठीक है। तो हर एक लेयर क्या कर रही है? अपना अपना काम कर रही है, ठीक है। जब ये डेटा आपका नेटवर्क लेयर पे आया, तो नेटवर्क लेयर ने ऊपर से आने वाले डेटा को एक एक और हेडर उसमें ऐड कर दिया, इसमें आपकी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। मतलब ये मशीन या रिक्वेस्ट, ये डेटा कहाँ से चलना है और कहाँ को जाना है, ये काम हो रहा है कहाँ पे? आपकी नेटवर्क लेयर पे। और नेटवर्क लेयर से जब नीचे जाता है डेटा, मतलब आपकी डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे आपकी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐड होती है इसमें, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो आपकी आईपी एड्रेसिंग कहाँ हो रही है? आपकी नेटवर्क लेयर पे, लेयर 3 पे। आपकी जो मैक एड्रेसिंग है वो कहाँ हो रही है? लेयर 2 पे, डेटा लिंक लेयर पे। और फिजिकल लेयर इज बेसिकली जो आपके नॉर्मल डेटा को 1010 के फॉर्मेट के सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप इलेक्ट्रिक पोर्ट यूज कर रहे हो, तो आपका जो डेटा है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जाएगा आपके डेस्टिनेशन तक। इट इज काइंड ऑफ अ स्लो इन कंपैरिजन टू द फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो कि प्रीटी फास्ट इन कंपैरिजन टू योर इथरनेट चैनल्स, ठीक है। तो आपने क्या किया? डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे की साइड प्रोसीड करवा दिया। इट इज बेसिकली योर फिजिकल लेयर। अच्छा, फिजिकल लेयर से एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा पहुंचने के लिए, दैट ऑलवेज डिपेंडेड अपॉन द विच काइंड ऑफ केबल दैट यू यूजिंग। जब डेटा एक बार आपके दूसरी साइड पे रिसीव हो गया, चाहे किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया का उसने यूज किया हो, चाहे वो वायर्ड हो सकती है, वायरलेस हो सकती है, तो जब सामने साइड पे उसने रिसीव किया, तो उसने सबसे पहले कहाँ रिसीव किया होगा? आप जब डेटा किसी को भेजोगे तो उसके तो पोर्ट से ही अंदर जाएगा ना, इथरनेट पोर्ट से अंदर जाएगा। तो इथरनेट पोर्ट से वो डेटा अंदर गया, और उसमें मैंने बताया था कि हमेशा सिग्नल की फॉर्म में होगा। तो फिजिकल लेयर क्या करेगी? सामने वाले डिवाइस की इस सिग्नल बेस्ड सिग्नल को रिसीव करेगी और उसको डेटा में कन्वर्ट करके आगे की साइड प्रोसीड करेगी। आगे की साइड प्रोसीड करने से मतलब है आपकी मशीन में आपका जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, ये सामने वाली साइड से, इसमें 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो आप आपने सेंटर साइड पे क्या किया था? यहाँ पे एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या किया था? ऐड किया था, राइट। डेस्टिनेशन पे आने के बाद इसी चीज का वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन तो मैं हूँ, मेरे पास पैकेट है, मतलब मैं डेस्टिनेशन हूँ। मैं चेक करूंगा कि क्या ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा है, क्या ये मेरे इसी इंटरफेस का मैक एड्रेस है, यस और नो। अगर है तो मैं तो उसको बोल दूंगा ठीक है भाई, यू आर डूइंग द करेक्ट थिंग। बट अगर मान लो कि ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ठीक है, ये आपके नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपको थोड़ा सा देख के देखना पड़ेगा कि या इसके एंट्री डिलीट कर सकते हो या इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो सामने साइड पे आपने सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा, और यहाँ पे आके उसको चेक भी किया कि जो रिसीवर है इसका मैक एड्रेस ही यहाँ पे लिखा है ना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की जगह पे, कुछ और तो नहीं लिखा है। कुछ और लिखा होगा तो ये पैकेट, अगर कुछ और लिखा होगा, ये पैकेट यहीं कहीं ड्रॉप हो जाएगा। बट अगर सही लिखा होगा तो क्या होगा? आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे एक साइड पे प्रोसेस किया जाएगा। अच्छा, जो काम यहाँ पे हुआ उसके लिए मैंने क्या किया? एक वैलिडेशन स्टेट डाला। वैलिडेशन का मतलब क्या है? आपका लेयर 2 का वैलिड डेटा वैलिडेट हुआ, फिर आईपी डेटा वैलिडेट हुआ, तो आपका आईपी एड्रेस वगैरह सही है कि नहीं है, एंड देन डेटा कम्स टू द नेटवर्क लेयर विच इज बेसिकली योर सेगमेंट, ठीक है। तो आपकी सेंडर ने बड़े से डेटा को, ऊपर से आने वाले बड़े से डेटा को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, जो कि यहाँ पे सेगमेंटेशन के नाम से जाने। यही चीज रिसीवर साइड पे छोटे छोटे डेटा को बड़े पार्ट में कन्वर्ट करने का तो यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके सेगमेंट जब आपके यहाँ पे आ जाएंगे, आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है कहाँ का? डेस्टिनेशन का, वो इस सारे के सारे डेटा को रीअसेंबल कर देगा।
अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस नेटवर्क लेयर ऊपर की लेयर पे जाएगा तो डेटा लिंक लेयर का ट्रैफिक वैलिडेट होगा। फिर आपकी जितना भी आपने ट्रांसलेशन किए थे, जितने इंक्रिप्शन किए थे, जितने आपने जैसे कंप्रेशन किए थे, ये सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके से मतलब एक तरीके से हट गई, एक तरीके से वो। तो आपने यहाँ पे इंक्रिप्शन किया था, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिक्रिप्शन कर रहे हो। यहाँ पे आपने कंप्रेशन किया था, कंप्रेस कर रहे हो। यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया था, यहाँ पे एंड कर रहे हो। एंड लेयर 7 पे वो सारा का सारा डेटा। तो आप डेटा की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो एट द सोर्स और उसको वैलिडेट कर रहे हो इन द डेस्टिनेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? So this is something which is exactly happening when your two PC or more than one PC are communicating to each other. इतने में कोई डाउट है? चलो, इतने में अगर क्लियर है तो TCP, IP और आपका जो ईथरनेट हेडर होता है। अच्छा, TCP हेडर पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा हर लेयर पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल काम करेंगे। इसमें से TCP और UDP प्रोटोकॉल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ठीक है, TCP एंड UDP, ये दोनों प्रोटोकॉल आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहे हैं। आपके नेटवर्क लेयर पे एक प्रोटोकॉल काम करता है विच इज नोन एज IP प्रोटोकॉल। यहाँ पे आपका डिपेंडिंग अपॉन विच प्रोटोकॉल विच डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आपको पता चलेगा कि कौन सा यहाँ पे प्रोटोकॉल का इन्वॉल्वमेंट है। एटलीस्ट CDP प्रोटोकॉल का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब बताओ मुझे कि जो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस करी, इसमें सारी चीज़ें क्लियर है? कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अगर है तो हम लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट्स टेक अ क्विक 2 or 3 or 5 मिनट ब्रेक। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग भी रेस्ट कर लो।